हेलो वन प्रीलिम बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत में मुगल वंश। हम मुगल वंश के टॉपिक को यहाँ पर न सिर्फ आज पढ़ने वाले हैं बल्कि उसके साथ साथ उसके प्रश्नों को भी देखेंगे। तो थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ एक नए तरीके से यहाँ पर आरओ और एपीएस के एग्ज़ाम को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल वंश के बारे में पढ़ना, किस तरीके इसका प्रारंभ हुआ, यहाँ पर कौन कौन से शासक आए, उनके समय की प्रमुख घटनाएं और जो कि परीक्षा पे होगी यहाँ पर एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आते हैं, उन सभी चीज़ों को तो पढ़ेंगे, रिवीजन भी करेंगे और साथ साथ यहाँ पे प्रश्नों को भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए मुगल वंश। मुगल वंश का समय काल जो देखा है कब से कब तक रहता है, 1526 से 1857। और शुरुआत अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य को अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य यहाँ पे जो पानीपत का युद्ध होता है, उस युद्ध के पश्चात देखा जाए तो आप भारत में एक तरफ जहाँ दिल्ली जो सल्तनत होती है उसका खात्मा हो जाता है, वहीं मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की आपको नींव पड़ जाती है। और ये 18वीं शताब्दी तक चलता है, जब तक आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना शासन स्थापित पूरी तरीके से नहीं कर लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुगल वंश जो है आपको अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के क्षेत्रों तक यहाँ पर आपको फैला हुआ है। आइए यहाँ पर एक एक करके इनके सभी यहाँ पर जो वंशज हैं या मुगल वंश के अंतर्गत जो शासक रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है, संस्थापक जो होता है उसको लेकर के क्वेश्चन कई बार होता है। जैसे मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। पूरा नाम इसका क्या है, वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म कहाँ हुआ? 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में होता है। और वर्तमान समय फरगना कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान में। यहाँ पे देखिए इसके माँ और पिता जो थे वो दोनों ही अलग अलग वंशज थे। जहाँ पे इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंशज था, वहीं इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानूम और ये मंगोल वंशज थी जो चंगेज खां की वंशज थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि यहाँ पर कौन सा शासक जो तैमूर और मंगोल दोनों वंशज या चंगेज खां से दोनों से यहाँ पे उसका यहाँ पर वंशज यहाँ मिलता है, तो इसको नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा बाबर। बाबर के अगर हम जीवन काल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1494 से लेकर के जो कि जब ये शासक बनता है तो इसकी उम्र मात्र 11 साल रहती है। ठीक है, ये फरगना का शासक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उज्बेकिस्तान में फरगना यहाँ पर पड़ता है। और बाबर का अगर हम प्रारंभिक जीवन देखें तो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है, क्योंकि ये बार बार कई सारे राज्यों को जीतने का प्रयास तो करता है लेकिन यहाँ पे उसे जीत नहीं पाता है। जैसे 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, असफल हो गया। फिर 1497 में समरकंद को इसने जीता तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 100 दिन शासन कर पाता है। उसके बाद 1501 ईस्वी में फिर से ये पुनः जो होता है समरकंद पर आक्रमण करता है, उसे जीतता है और इस बार वो 8 महीने तक ही शासन कर पाता है। इसके बाद 1504 में देखें तो काबुल और गजनी इसने जीता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फरगना के पास ये समरकंद है, ये काबुल और गजनी है। और उसके बाद 1507 में यहाँ पर देखा जाए तो इसने पादशाह की उपाधि यहाँ पर धारण की। 1511 ईस्वी में अगर हम देखें तो एक बार फिर ये पुनः जो होता है समरकंद पर आक्रमण करता है। तो बार बार समरकंद पर आक्रमण करता है, कुछ समय तक शासन करता है और फिर वहां पर उसके हाथ से निकल जाता है। और बार बार ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इसके से तंग आ जाता है, मध्य कह सकते हैं कि एशिया में जो असफल हो जाता है बार बार। तो इसके बाद वो भारत की तरफ यहाँ पे बढ़ने का निर्णय लेता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें भारत में आने के इसकी स्थितियाँ जो हैं, इसके कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ और युद्ध जो हैं कि काफ़ी हाईलाइटेड रहती हैं, परीक्षा में आपसे बार बार पूछा भी जाता है। तो बाबर के भारत अभियान के संदर्भ में देखें तो 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र यानी बाजार और भेरा को इसने जीता। 1519 में देखा जाए इसने पेशावर को भी जीता। फिर 1520 में देखिए तो ये बाजार, भेरा, पंजाब के सियालकोट, पाकिस्तान तक यहाँ पर इसका अधिकार हो जाता है। और वहीं 1524 में ये देखें तो लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लेता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण किसने के द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पंजाब का सूबेदार था उस समय दौलत खां लोधी जो कि, और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के द्वारा इन्हें आमंत्रित किया गया। बाबर देखा जाए तो 4 जो है प्रमुख यहाँ पर युद्ध लड़ता है। पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 में। आइए इन युद्धों को लेकर, क्योंकि काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको लेकर के थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले पानीपत का युद्ध जो कि यहां पर मुगल वंश की स्थापना का जिसे श्रेय भी दिया जाता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया अप्रैल 1526 में पानीपत में यहां पर लड़ा जाता है, जो कि 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत का यहां पर देखा जाए तो नियंत्रण कई निर्णायक यहां पर आपको देखा जाए तो लड़ाइयां लड़ी गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है और
इस लड़ाई में अगर हम देखें तो मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपों का यहां पर बड़ी मात्रा में प्रयोग किया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर और वहीं दिल्ली के जो लोदी वंश के शासक थे सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें लोदी जो थे परास्त हो जाते हैं और बाबर यहां पर जीतकर मुगल वंश को स्थापित करता है। इस युद्ध की अपनी एक विशेषता भी है। कहा जाता है कि जहां बाबर की सेना जो होती थी मात्र 15,000 सैनिक थे, उसमें 20 से 24 तोपें थी, वहीं इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो 80,000 से लेकर 1 लाख सैनिक थे और कम से कम 1,000 हाथी थे, लेकिन वो फिर भी यहां पर बाबर से जीत नहीं पाता है। इसका कारण रहता है बाबर की यहां पर युद्ध रणनीति, क्योंकि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में उज्बेकों की जो युद्ध नीति होती है तुगलमा, जो कि एक अर्धचंद्राकार नीति कही जाती है, और तोपों को सजाने की जो उस्मानी विधि जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है, इन विधियों का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को यह पराजित कर देता है। एक क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जाता है कि युद्ध के में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो यहां पर आप देखिए उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक यहां पे 2 तुर्की यहां पे अधिकारियों के द्वारा नेतृत्व किया गया। इसके बाद जब पानीपत का युद्ध यहां पर बाबर जीत जाता है तो इस खुशी में वो चांदी के सिक्के जो होता है बंटवाता है अपनी जनता में को, जिसके कारण जनता इसे कलंदर यानी कि दानी भी कहती है। खानवा का युद्ध इसके बाद 1527 में लड़ा गया, क्योंकि और ये युद्ध हुआ इसलिए था क्योंकि राणा सांगा जहां उसे आमंत्रित करता है लोदी को, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, वहीं पर अगर हम देखें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जीतने के बाद यहां पर साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है और जिसका यहां पर राणा सांगा जो होते हैं विरोध करते हैं, और इसके कारण 1527 में खानवा यानी कि आगरा के समीप ये युद्ध होता है। और इसमें देखा जाए तो इस जो युद्ध है खानवा का हमेशा ध्यान रखिएगा, राणा सांगा और बाबर के मध्य यहाँ पे हुआ 1527 में। बाबर ने देखा जाए अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, सैनिकों पर लगने वाले जो तमगा नामक एक टैक्स था उसे खत्म किया, और इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने सबसे पहले यहाँ पे जिहाद शब्द जो धर्म के लिए जनादेश होता है उसका प्रयोग किया। साथ ही सैनिकों को यहां पर मदिरा पीने से भी वो रोक देता है और अंततः देखा जाए तो बाबर की जो सेना होती है वो जीत जाती है। और इस जीत के बाद बाबर ने यहां पे गाजी की उपाधि यहां पर धारण की थी और भारत में यहां पर मुगल साम्राज्य की नींव को यहां पर स्थापित करके यहां पर शासन करना शुरू करता है। इसके बाद उसने 2 युद्ध और लड़े। एक था चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में लड़ा। ये युद्ध देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एरिया है जो चंदेरी का है, ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित है और व्यापारिक और राजनीतिक यहां पर इसे केंद्र माना जाता था। यह युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के विरुद्ध यहां पर आपको लड़ा जाता है और यहां पर देखा जाए तो मेदिनी राय यहां पर पराजित हो जाते हैं, जिसके बाद बाबर ने उसकी 2 पुत्रियों को अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को यहां पर भेंट कर देता है। इसके बाद बाबर एक और युद्ध लड़ता है घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया। 1529 में देखें घाघरा के युद्ध में बिहार अफगान के संयुक्त सेना को पराजित करता है और इसका नेतृत्व देखा जाए तो महमूद लोदी करता है, किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः यहां पे सफाया नहीं किया और इसके बाद आगे चल करके यही अफगान जो होते हैं आपको यह है घाघरा क्षेत्र जहां पे से हुमायूं को यहां पर परेशान करते हैं। 48 वर्ष की आयु में देखा जाए तो यहां पर बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में यहां पे हो जाती है। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था और बाद में यहां पे काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इस शव को दफनाया गया। यहां पे हम एक नजर डाल लेते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में और उस किसके विरुद्ध लड़ा, कब लड़ा और यहां पर कौन पराजित हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी को पराजित किया। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा को पराजित किया। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय को पराजित किया और घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी को पराजित करता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लीजिए जिसको लेकर के एग्जाम में प्रश्न में आते रहते हैं, जैसे कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी कि तुर्की में यहां पर लिखी है, जबकि इसका अनुवाद किया गया फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा और इसे नाम दिया गया बाबरनामा। बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण उसका तोपखाना माना जाता है, जिसका दायित्व उस्ताद अली और मुस्तफा नामक 2 तुर्की अधिकारी करते हैं। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के यहां पर दान दिए थे। अब आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। सभी लोग यहां पे प्रश्न जरूर अटेम्प्ट करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो आसान है, कौन सा होगा? लोदी वंश। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528 या 20 अप्रैल 1527? तो यह भी क्वेश्चन आसान है।
कब लड़ा गया? 1526 में, आपको याद है, अप्रैल 1526, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। तीसरा क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ठीक है, तो यहां पर एक देख सकते हैं, ए खानवा का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट देखिए, 1526 में बाबर ने किस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, हसन गंगू या कृष्णदेव राय? इसका आंसर क्या है? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ए बाबर और सिकंदर लोदी, बी बाबर और राणा सांगा, सी बाबर और इब्राहिम लोदी और डी बाबर और हयात खान। तो यहां पर आप देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 29 जनवरी 1527, 29 जनवरी 1528, 25 फरवरी 1928 या 20 जुलाई 1529? इसका आंसर क्या है? 25 फरवरी 1928, यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो टॉपिक है, जब बाबर का यहां पर शासन समाप्त होता है तो उसका पुत्र यहां पर शासक बनता है, जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं को अगर हम देखें तो इसका पूरा नाम रहता है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और हुमायूं का जो जन्म होता है 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ। पिता जो थे बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने गए, और इनके माता का इसका नाम था माहम बेगम। ये मात्र 12 वर्ष का था तब इसे बंदक्शा का सूबेदार यहां पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसके कार्यकाल को देखा जाए तो दो भागों में, 1530 से 1540, 1555 से 1556 यहां पर माना जाता है। अपने पिता के निर्देश के अनुसार, क्योंकि उसके पिता यानी कि बाबर ने हुमायूं को यहां पर लड़ने को नहीं बोला था, उसके साम्राज्य को यहां पर उसके भाइयों में बांटने को बोला था, और अपने पिता की बात को मानते हुए देखा जाए तो हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन कर देता है। कामरान को काबुल और कांधार देता है, अस्करी को संभल, हिंदल को मेवाड़, और सुलेमान मिर्जा जो कि चचेरा भाई था उसे बंदक्शा दे देता है। और आगे चल करके यही उसके लिए समस्या बन जाती है। उसकी समस्याओं की बात करें तो यहां पर अफगान समस्या, कमजोर सैन्य व्यवस्था और हुमायूं के जो भाई थे वो उसकी शासन के दौरान सबसे बड़ी कठिनाइयों में एक होते हैं। अफगान समस्या जो उसके लिए सबसे बड़ी थी, क्योंकि महमूद लोदी अपने को अभी भी दिल्ली का यहां पर वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था, और अफगानों में जो सबसे महत्वपूर्ण था उस समय शेर खां था, और हुमायूं के लिए यही सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए अगर युद्धों की बात करें तो सबसे पहले यहां पर उसने कालिंजर का आक्रमण किया 1531 में। कालिंजर का जो आक्रमण था हुमायूं के द्वारा चलाया गया, ये पहला सैन्य अभियान था, यह भी ध्यान रखिएगा, और 1531 में किया कालिंजर का आक्रमण। उसमें कालिंजर का जो शासक था वो कौन था? प्रताप रुद्रदेव था। 1 महीने का उसने घेरा डाला, लेकिन घेरे के कारण यहाँ पे हुमायूं जो होता है इसे जीत नहीं पाता, और बाद में यहाँ पर संधि हो जाती है। इस सैन्य अभियान अभियान जो किया गया था उसका कारण यह था कि अफगान शासक महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा था। उसने कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर वापस जौनपुर जाने का यहां पर फैसला किया। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध में एक दूसरा युद्ध यहां पर आता है दोहरिया का युद्ध, जो 1532 में लड़ा गया। दोहरिया युद्ध अगर देखा जाए तो हुमायूं और महमूद लोदी की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें महमूद लोदी यहां पर पराजित हो जाता है। इसके बाद चुनार का प्रथम घेरा 1532 में डाला गया। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक किले को घेरे रखा, लेकिन जीत नहीं सका। और वहीं दूसरी तरफ शेर खां भी यहां पर लड़ने की स्थिति में नहीं रहा, और उसने हुमायूं के साथ यहां पर संधि कर ली। इसके बाद हुमायूं के द्वारा यहां पर मालवा और गुजरात अभियान किए जाते हैं, जो 1534-35 में यहां पर किए गए। इस समय मालवा का जो शासक था उसका नाम था बहादुर शाह। हुमायूं का जब आक्रमण की खबर बहादुर शाह को मिलती है तो वो भाग जाता है, जिसके कारण हुमायूं बिना लड़े ही यहां पर मालवा और गुजरात को जीत लेता है, और अस्करी जो उसका भाई था उसे यहां पर का सूबेदार नियुक्त कर देता है। लेकिन क्योंकि अस्करी जो होता है वो कानून व्यवस्था बनाने में असफल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहादुर शाह जो होता है फिर से बाहर आता है और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर अधिकार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हुमायूं जो होता है चुनार का द्वितीय अभियान करता है 1537 में। शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया, और इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगी, परंतु हुमायूं यहां पर सहायता नहीं कर सका। वहीं हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य किया, और 6 महीने के घेरे के बाद उसने चुनार जीत लिया था। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी यहां पर अधिकार कर लिया।
और आगे बढ़ता है यहाँ पे आगे चल करके होता है चौसा का युद्ध 1539 में। देखा जाए तो यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर हुमायूं जो होता है एक बड़ी गलती कर जाता है। चौसा का जो युद्ध यहाँ पे लड़ा गया उस समय वहां पे जो गंगा और कर्मनाशा नदियां थी, बाढ़ का जो समय था जिसके कारण नदी जो होती उफान पे थी, और शेर खां जो कि इस क्षेत्र से ज्यादा भौगोलिक स्थिति से परिचित था, लेकिन हुमायूं नहीं था, और इसी का फायदा यहाँ पर शेर खां को मिलता है। हुमायूं की सेना इन गंगा उफनाती हुई नदी और गंगा कर्मनाशा को पार करते समय डूब जाती है, और ऐसी स्थिति में हुमायूं भी जब यहाँ पर पार कर रहा होता है तो वो भी गंगा नदी में कूद जाता है, लेकिन निजाम नामक एक शख्स होता है जो एक भिस्ती था, उसने यहाँ पर उसे बचा लिया, और इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा, और इस उपलब्ध में शेर खां ने शेरशाह की यहाँ पर उपाधि धारण करता है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध में अगला यहाँ पर आप देखें तो कन्नौज का युद्ध बिलग्राम का है, जो 1540 में यहाँ पे लड़ा गया था, और ये आप देख सकते हैं ये आगरा के पास यहाँ पे कन्नौज का एरिया आता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, इस युद्ध में हुमायूं यहाँ पे पराजित हो जाता है, जिसके बाद शेर शाह आगरा और दिल्ली पर भी अधिकार कर लेता है, और हुमायूं का यहाँ पे शासन काल खत्म हो जाता है और निर्वासित हो जाता है। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं। 1531 में कालिंजर का युद्ध प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध यहाँ पे संधि होती है। 1532 में दोराहा का युद्ध महमूद लोदी के विरुद्ध विजयी रहता है। 1532 में चुनार का युद्ध शेर खां के विरुद्ध यहाँ संधि होती है। 1539 चौसा का युद्ध शेर खां के विरुद्ध ही पराजित होता है। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर खां के विरुद्ध यहाँ भी पराजित हो जाता है। ये इसका प्रथम कह सकते हैं कि कार्यकाल था। वहीं द्वितीय जो कार्यकाल यहाँ पर उसका शुरू होता है उसमें 2 युद्ध लड़ता है। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध इब्राहिम सूर के विरुद्ध यहाँ भी विजयी होता है, और 1555 में सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर के विरुद्ध यहाँ विजयी होता है, और फिर से यहाँ पर मुगल साम्राज्य को स्थापित कर देता है। अब यहाँ पर देखिए जो हुमायूं का निर्वासन काल रहता है वो किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को पुनः स्थापित करता है। हुमायूं जो है 3 वर्ष तक यहाँ पर राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहता है। 1541 में उसे हमीदा बानो से विवाह किया, जो कि शिया मौलवी अली अकबर जामी की यहाँ पर पुत्री थी। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीरशाल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को यहाँ पे जन्म दिया, जिसका नाम था अकबर। 1543 में देखें तो हुमायूं जो है ईरान चला गया और यहाँ के शासक तहमास्प के यहाँ शरण ली। तहमास्प की सहायता से ही 1545 में अपने भाइयों को काबुल और कंधार से यहाँ पर जीत लेता है। इसके बाद वो भारत की तरफ आता है, और 2 युद्ध के बाद यहाँ पर भारत भी वो शासन फिर से स्थापित कर लेता है। पर मच्छीवाड़ा का युद्ध जो 1555 में लड़ा, यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर के द्वारा भेजी गई सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में यहाँ पर हुमायूं विजयी हो जाता है। उसके बाद एक और युद्ध लड़ता है सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 में लड़ा। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा। इसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग गया, और इस तरीके से यहाँ पर अपने साम्राज्य को उसने पुनः हासिल किया, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो शासन नहीं कर पाता है, क्योंकि 1556 में हुमायूं जो है दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, जिसे शेर मंडल भी कहते हैं, की सीढ़ियों से उतरते समय यहाँ पर वो गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे कुछ तथ्यों को लेकर हुमायूं के बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ पे एक कथन जो कि एग्जाम में आया हुआ है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा, अंत में लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हो गई। किसने कहा? लेनपुल ने। हुमायूं नामा की रचना जो की थी वो गुलबदन बेगम, वो उसकी बहन थी। हुमायूं जो था वो ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए वह 7 सप्ताह में 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। और हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, और इसे किसके द्वारा बनाया गया? वास्तुकार कौन थे? तो मिराक मिर्जा घियास थे। आई अब यहां पर इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। हुमायूं का जो जन्म था वो कब और कहां हुआ? तो 6 मार्च को 1508 को काबुल में होता है। दिल्ली की गद्दी पे बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? अलवर, मेवाड़, बंदक्शा, कांधार, ABCD कहां का रहता है? तो सबसे पहले वहां पर देखा जाए तो बंदक्शा का वो सूबेदार रहता है, दिल्ली से की गद्दी पे बैठने से पहले अपने पिता के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। उस्मान, अस्करी, कामरान, हिंदाल। तो यहां पर कौन नहीं था? उस्मान। ठीक है, अस्करी, कामरान, हिंदाल उसके भाई थे, उस्मान उसका भाई नहीं था। नेक्स्ट, किसने चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी, जिसे हम शेर खां के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद शेर खां यानी कि शेरशाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? ये कब लड़ा गया था? 1540 में, 17 मई 1540 में। इसके बाद किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया?
ए दौरा, बी सूरजगढ़, सी बिलग्राम या कन्नौज, डी चौसा। तो बिलग्राम यानी कि कन्नौज यानी कि सी आंसर यहां पे सही होगा। इस युद्ध के बाद 1540 में यहां पर पराजित होने के बाद शेर खां से भारत से निर्वासित हो जाता है। चलिए अब शेरशाह के बारे में भी पढ़ते चलते हैं। देखिए यहां पर एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हमने यहां पर बाबर को पढ़ लिया, हुमायूं को पढ़ लिया, अब शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे 1540 से 45 तक। ठीक है, सूरवंश की स्थापना इसने की थी, जो 1540 से 1555 यानी कि 15 साल यहां पर इसने शासन किया, और ये अफगान वंशीय था और शेरशाह सूरी इसका नाम था। डॉक्टर के.आर. कानगुनगू के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ था, जबकि इस परमात्मा शरण के विचार के अनुसार शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। सूरवंश देखा जाए तो स्थापना के संदर्भ में उससे संबंधित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला, सूरवंश जो है 1540 से 1555 ईस्वी में रहा। ये शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और इनके पिता का नाम जो था वो हसन खां था। इनके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। 1594 में देखें तो फरीद जो है पिता से नाराज होकर जौनपुर आया और यहां पर इसने शिक्षा प्राप्त की। 1520 में पिता हसन की मृत्यु के बाद अपने पिता की गद्दी पर मालिक हो गया और पारिवारिक विवाद के कारण यह बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहां नौकरी करने के लिए चला गया। बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने बेटे जलाल का संरक्षक यहां पर नियुक्त किया था। बहार खां के साथ एक शिकार यात्रा पर इसने एक शेर का यहां पर वध कर दिया, जिसके कारण फरीद खां से ये शेर खां पड़ गया। बाद में बहार खां लोहानी जो है मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का यहां पर स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है और यहां बाबर की सेना में यह शामिल हो जाता है और चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से यहां पर युद्ध भी लड़ता है। शेरशाह जो है मुगल वंश के सेना में लगभग 15 महीने तक रहा। इस दौरान उसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखाने के प्रयोग का भी यहां पर अध्ययन किया और उसने अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य सैन्य विधान में अनेक कमियां हैं। यदि प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। यही कथन यहां पर आपको शेरशाह सूरी के द्वारा यहां पर कहा गया। जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया तब शेरशाह की सेवाएं बाबर के लिए काफी यहां पर लाभदायक सिद्ध हुई थी। 1528 में अगर हम देखें सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी जलाल खां यहां पर नाबालिग था। शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लेता और खुद यहां पर प्रधान शासक बन जाता है। जलाल खां बाद में कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया और इसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया। शेरशाह ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को यहां पर पराजित किया और हजरत आला की यहां पर उपाधि धारण करता है। 1530 में अगर हम देखें इसने चुनार के किले के ताज खां की विधवा लाड मल्लिका से विवाह करके चुनार के किले पर भी यहां पर अधिकार कर लेता है। शेरशाह सूरी के संघर्ष और विजय के संदर्भ में अगर हम देखें तो चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था और हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा, लेकिन जीत यहां पर नहीं सका। ये आप देख सकते हैं, यह है चुनार का फोर्ट, आप यहां पर आप देख सकते हैं इसे। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा, उसने हुमायूं के साथ यहां पे संधि कर ली। ये अभी हमने हुमायूं के कार्यकाल में भी देखा था। उसके बाद चुनार का द्वितीय अभियान जो 1537 में यहाँ पे हुमायूं करता है। शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया था और इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगी थी, पर हुमायूं यहाँ पर सहायता नहीं कर सका था और हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर यहाँ पर आक्रमण किया और 6 महीने बाद देखा जाए चुनार के किले को जीत लेता है। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं जो है बंगाल पर यहाँ पर अधिकार करता है। उसके बाद चौसा और बिलग्राम का दोनों का युद्ध होता है। चौसा और बिलग्राम के युद्ध में देखा जाए तो यहाँ पर आपको फाइनली यहाँ पर पराजित कर देता है। ये हम हुमायूं के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो पराजित कर देता है और यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार जो होता है वो खत्म हो जाता है। हुमायूं भारत से चले जाते हैं और इस दौरान यहाँ पर सूरवंश की वो स्थापना करता है। बंगाल विद्रोह जो है 1541 में होता है। बंगाल के गवर्नर खिज्र खां के द्वारा 1541 में विद्रोह किया गया और इसने बंगाल को 19 सरकारों में यहाँ पे बांट दिया और प्रत्येक सरकार में सिकदार एवं सिकदारान की नियुक्ति की, जो सुल्तान के यहाँ पे सीधे नियंत्रण में था। उसके बाद उसने 1542 में मालवा विजय की। इस समय यहाँ मल्लू खां कादिर शाह शासक था और इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेरशाह का यहाँ पे स्वागत किया और मालवा राज्य जो है वो शेरशाह को सौंप देता है। रायसीन विजय 1543 में उसने की। यहाँ का राजा पूरनमल चौहान था और शेरशाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी और धोखे से विजित किया और इसके जीवन में यहाँ पे जो एक कलंक है। इसके बाद मारवाड़ का शासक यहाँ का मालदेव था और राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्रायः खो ही चुका था।
इसके बाद कालिंजर का अभियान 1544 में, यहाँ का शासक जो था वो कीर्ति सिंह था। कालिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। जब किले को यहाँ विजित नहीं कर सका तब शेर शाह ने 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। युद्ध सामग्री में आग लगने शेर शाह यहाँ पे गंभीर रूप से घायल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले इसने किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो गया था। इसके बाद शेर शाह के यहाँ पे उत्तराधिकारी कौन थे, जिसमें आदिल खां, जलाल खां और इस्लाम शाह यानी कि जलाल खां था। यद्यपि मृत्यु से पहले शेर खां ने अपने बड़े पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद था 25 मई 1545 ईस्वी को देखा जाए तो अफगान सरदारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र जो जलाल खां था, इस्लाम शाह 1545 से 1553 ईस्वी तक उसने शासन किया और उपाधि यहाँ पर धारण करके राज सिंहासन पर बैठ जाता है। 1553 में इस्लाम शाह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और उसका अवैश्य पुत्र फिरोज राजगद्दी पर बैठा, परंतु 3 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खान ने उसे मरवा दिया और स्वयं यहाँ पे आदिल शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ जाता है। सूरवंश का अंत कैसे होता है, तो 1555 में देखा जाए सूर साम्राज्य को 3 भागों में बढ़ जाता है। सिंहासन के एक दावेदार इब्राहिम खां सूर ने आक्रमण कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की यहाँ पर उपाधि धारण की। फलता आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व के राज्य से ही संतोष कर लिया। इब्राहिम खान ने कुछ ही दिन में शासन कर पाया था कि पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर शाह की यहाँ पर उपाधि धारण की। इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में और 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित करके यहाँ पर इसे जीत लेता है। भू राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शेरशाह ने गजे सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नपाई की थी, कृषि योग्य भूमि तैयार की थी, जिन्हें 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी की। तीनों का जो औसत उपज था वो 1/3 भाग था, जो भू राजस्व यहाँ पर इसके लिए निर्धारित किया गया था। उसके लिए यहाँ पर उसने जाप्ती प्रणाली के नाम से इसे, या कह सकते हैं इसे जाप्ती प्रणाली इसने नाम दिया। शेरशाह के द्वारा जो कर लिए जाते थे उसमें था खिराज, जो कि भूमि कर था, जो औसत का 1/3 भाग था। जरीबाना कृषि भूमि की नाप के लिए उसने उपज का 242 और महासिलाना के राजस्व अधिकारियों के उपज का 5% यहां पर आपको देखा जाए तो कर के रूप में लेता था। इसी तरह शेरशाह के द्वारा कौन कौन सी सड़कें बनवाई गई, कौन कौन से सिक्के चलवाए गए, तो सड़क में देखें तो सड़क आजम जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब में अटक तक जाती है और लगभग 1500 मील लंबी है, जिसे ग्रैंड ट्रंक है। आगरा से बुरहान तक और आगरा से चित्तौड़ तक और आगरा से मुल्तान तक जाने वाली यहाँ पर सड़कों का उसने निर्माण कराया। वहीं सिक्कों की बात करें तो शेरशाह ने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ देवनागरी में यहाँ पर लेख लिखवाए हैं। इसने रुपया नामक सिक्के चलवाए जो कि चांदी का होता था, और रुपया नामक यहाँ पर प्रचलन जो सर्वप्रथम सिक्के जो चलवाए थे वो शेरशाह ने चलवाए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अशरफ या सोने के सिक्के होते थे, जबकि दाम जो होते थे वो तांबे के सिक्के होते थे। शेरशाह का जो मकबरा है वो आपको बिहार में सासाराम में यहाँ पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शेरशाह के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सड़कें यहाँ पर बनवाई गई थी उनको हमने यहाँ पर अभी ऑलरेडी देख लिया है, बुरहानपुर, चित्तौड़, मुल्तान। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बखार खान लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि दी थी? शेर खां। ठीक है, दौलत खां, आलम खां, जकीर खां नहीं, बल्कि कौन सी उपाधि थी? शेर खां। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध, कालिंजर का युद्ध। तो हम सबको पता है कि यहाँ पर 2 युद्ध यहाँ पर हुमायूं से लड़े, पहला चौसा का युद्ध और दूसरा बिलग्राम का युद्ध। लेकिन बिलग्राम का यहाँ पर निर्णायक युद्ध है क्योंकि इसके बाद वहां पर दिल्ली पे शासन वो स्थापित कर लेता है। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह के द्वारा निर्वासित किया गया? तो यह भी ध्यान रखिएगा, बिलग्राम का युद्ध के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये आज का हमारा सत्र हो गया समाप्त। हमने आज यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं मुगल वंश के अंतर्गत। एक बाबर को हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद शेरशाह सूरी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे अकबर, शेरशाह और जहांगीर के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, रिवीजन भी हो गया हमारा, क्वेश्चन भी हमने हल कर लिए। इसी तरीके से पढ़ते रहें, सारी चीज़ों का रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।